दैनिक भास्कर की एक सीनियर रिपोर्टर जिनका नाम पूनम कौशल है और दरअसल उनको एक टास्क दिया जाता है रिपोर्ट करने के लिए। ब्लैक बोर्ड के लिए वो एक कहानी ढूंढ रही थी और कहानी ढूंढने के लिए उन्होंने एक महिला से संपर्क किया। कई बार फ़ोन किया लेकिन वो महिला तैयार नहीं हो रही थी बातचीत करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जब जब मैं इस मुद्दे पर बात करती हूँ तब तक मेरा जख्म जो है कि हरा हो जाता है। बस अब मैं थक चुकी हूँ और अब नहीं। लेकिन रिपोर्टर ने जब रिक्वेस्ट की तो आखिरकार वो तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि वो अपने घर पर नहीं मिलना चाहेंगी बल्कि एक ऐसी जगह पर मिलना चाहेंगी जहाँ पर उनके बच्चे और जहाँ पर ऐसे लोग ना हो जो उनको जानते हो। फिर आखिरकार मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की जो डोर है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, जी चाहता है कि कभी भी इस डोर को तोड़ दिया जाए। दरअसल वो अपनी ज़िंदगी से कुछ इस तरीके से हार मान जाती हैं। वो कहती हैं कि जो बड़ी बेटी है वो दिल और दिमाग और शरीर से पूरी तरीके से टूट चुकी है और कमज़ोर हो चुकी है। जिस दिन से उनके घर पर ये वारदात हुई है उस दिन के बाद से पति छोड़ के चला जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और लड़की स्वस्थ नहीं रहती, काम मिलता नहीं है और लोगों के जो ताने हैं वो हर दिन इतना दर्द देती है, इतना तकलीफ देती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। इस ब्लैक बोर्ड पर इस कहानी को जब मैंने पढ़ा और जाना तो इसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार उस महिला का दर्द क्या है। तो दरअसल आज की कहानी के माध्यम से उस महिला का दर्द, उसकी तकलीफ को जानने की कोशिश करते हैं। जिसने उसके बेटी को दर्द दिया था वो कोर्ट से बाहर है क्योंकि कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है और मामला आज भी कोर्ट में विचाराधीन है और इस बात को 9 साल का समय बीत चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है गुरुटन नेवड़ा और वही गांव लगता है तो सलेनपुर। और सलेनपुर का एक जंगल जो चारों तरफ उसके खेत होते हैं और एक वहाँ पर कुआं था। और दरअसल बात कर रही हूँ 6 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कुएं के पास एक बालक था जो टहल रहा था और उस बालक को कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। वो बालक वहाँ पर डर जा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था क्योंकि कुएं में कुछ भूत है, इसीलिए वो वहाँ से भागता हुआ चीखता हुआ जाता है। और पास में ही शायद उसके चाचा है। चाचा के जाके कहता है कि चाचा जी कुएं के अंदर से कुछ अजीब टाइप की आवाज़ें आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बात क्या है। जैसे ही उसके चाचा ने ये बात सुनी तो चाचा दौड़ते हुए कुएं के पास जाते हैं और उन्होंने कुएं के अंदर जब झांक कर देखा तो देखते हैं कि उसके अंदर एक लड़की पड़ी हुई है जो दर्द से एकदम करहा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब उनसे रहा नहीं जाता क्योंकि वो जितने ज़ोर से चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, उनकी चीखों की आवाज़ जब नज़दीकी गांव तक पहुंचती है तो वहां से कुछ लोग आते हैं और उसके बाद उस लड़की को कुएं में पड़ा हुआ देख करके, क्योंकि 30 फुट से ज़्यादा गहरा वो कुआं होता है और उसमें पानी भी होता है और उसमें एक लड़की पड़ी हुई थी और वो दर्द से बहुत बुरी तरीके से कहरा रही थी। फिर उन्होंने बड़ी कड़ी मशक्क़त के साथ उस लड़की को कुएं से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखते क्या है कि लड़की के सीने पर और लड़की के पीठ पर 2 गोलियां मारी गई थी, जिसके वजह से वो खून से लथपथ थी। जिंदगी की वो जंग लड़ रही थी, जीना चाहती थी, इसलिए वो कोशिश कर रही थी। इसलिए उस कुएं में पड़े पड़े उसे 12 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत चुका था। फिर आखिरकार करे तो क्या करे। ग्रामीणों ने उस लड़की को पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने उस लड़की को यथार्थ हॉस्पिटल वहाँ पर होता है, वहाँ पर उसको एडमिट कराते हैं। और जैसे ही यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा है, खुदा का शायद ये करिश्मा होगा, कुदरत का करिश्मा होगा कि जो ये लड़की बची हुई है, क्योंकि 2 गोली लगने के बाद भी ये जिंदा है और ये किसी चमत्कार से, किसी करिश्मे से कम नहीं है।
लेकिन उस लड़की का प्राथमिक उपचार किया जाता है। उसके बाद उसको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है और रेफ़र करने के बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिरकार उस लड़की को होश आए और वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है उसके साथ, इसके पीछे की कहानी वो बता सकें। दरअसल जब उस लड़की को कुछ वक्त के बाद जब होश आता है तो एक मजिस्ट्रेट उसके सामने जाता है। मजिस्ट्रेट उससे प्यार से पुचकार के उससे पूछता है कि बेटा अब तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। बस लड़की की आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि बातें कुछ ऐसी थी। जब उसे पूछा गया, पुचकारा गया, उससे बातचीत करने की वहाँ पर कोशिश की गई क्योंकि उसे उस लड़की को ये अपनापन होने का एक एहसास कराया गया। तब जाकर लड़की थोड़ा बातचीत करती है और कहती है कि दिल्ली के उत्तम नगर की वो रहने वाली है। उसके परिवार में उसके पिता हैं, उसकी माता है और उसकी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। कुल मिलाकर के घर में ये 5 सदस्य हैं। जिंदगी सब कुछ एकदम ठीक चल रही थी, लेकिन 22 नवंबर 2015 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त चला होगा। घर से ये आदेश होता है कि जा कर के दूध लेकर आओ। वो दूध लेने के लिए जब घर से निकली तो कुछ दूर चलने के बाद पार्किंग के पास एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी के बाहर कुछ 1-2 लोग खड़े हुए थे वहाँ पर और उन्होंने आव देखा न ताव देखा। उस लड़की के मुंह पर कुछ रखा और रखने के बाद उस लड़की की उम्र वहाँ पर ज़्यादा नहीं थी, 13 या 14 साल के आसपास की उम्र थी। जैसे उसके मुंह पर कुछ रखते हैं वो लड़की बेहोश हो जाती है और गाड़ी के अंदर उसको डाल दिया जाता है। अब उस लड़की की जब आँख खुलती है तो ग्रेटर नोएडा का गूगलपुर एक यहाँ पर इलाका लगता है, वहाँ पर एक फार्म हाउस होता है। उस फार्म हाउस के आसपास शायद कोई घर, कोई मकान और कोई अन्य शायद कोई चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। आसपास कोई आदमी भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की की जब आँख खुलती है तो 24 साल से 25 साल के 3 व्यक्ति होते हैं और तीनों व्यक्ति उस लड़की के शायद होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। आराम से बैठे हुए शराब पी रहे थे, खाना खा रहे थे और जब उन्हें लगता है, मौका मिलता है तो फिर उसके बाद उस लड़की को वो नोचना शुरू कर देते हैं। उस लड़की ने रहम की भीख मांगी, चीखी चिल्लाई, लेकिन बताया कि उसकी चीखने की आवाज़ें ना तो उन दरिंदों के कानों तक पड़ रही थी और ना ही उसके चीखने की आवाज़ें किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंची जो उसे शायद बचाने की कोशिश कर सके। और उस लड़की के साथ वो तीनों मिल करके, बल्कि बताया जाता है कि संख्या इससे ज़्यादा थी। उसके बाद फिर बारी बारी से उसका जो है कि गैंग रेप करते हैं। उस लड़की ने खूब रो रो कर अपनी बताई कहानी कि वो गरीब परिवार से है, उसे यहाँ से जाना दिया जाए। उसके मम्मी, उसके पापा, वो सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। जब लड़की उधर दूध लेकर नहीं पहुँचती हैं तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी बेटी के गुमशुदगी वहाँ पर दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि बेटी सुबह घर से दूध लेने के लिए निकली थी, लेकिन लौट कर वो वापस नहीं आई है। माँ का भी यहाँ रो रो कर बुरा हाल था, पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो छोटे भाई और बहन थे वो बिखरे हुए परिवार को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। इधर इस लड़की के साथ जो हो रहा था वो बहुत भयानक हो रहा था। जब उन्हें मौका मिलता था तब उस लड़की को वो नोचना शुरू कर देते थे, उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करना शुरू कर देते हैं। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, इस तरीके से दिन बीतने लगते हैं और उनमें एक तरीके से कॉम्पिटिशन पैदा हो जाता है, कौन ज़्यादा बार गंदा काम करेगा। धीरे धीरे करके कब 13 दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। 13 दिन लड़की के साथ हर वक्त, हर मौके पर उसका जो है कि गैंगरेप हो रहा था और वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। जब ये यहाँ से निकलते थे तो निकलने के बाद जैसे कि रोटी पैक करा करके ले करके आते थे या फिर शराब कर ले करके आना या कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने की वस्तुएं लेकर के आना, फिर उस फार्म हाउस को पूरी तरीके से पैक कर दिया करते थे, बंद कर दिया करते थे ताकि उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर न जा सके और कोई लड़का, कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई इंसान उन तक उसको बचाने के लिए पहुंच ना सके।
लेकिन 5 दिसंबर 2015 की शाम का वो वाक़या है। जैसे ही ये लोग आते हैं, शराब पी रहे थे, इसी बीच में वो उस घर को बंद करना भूल जाते हैं और लड़की को जैसे ही मौका मिलता है वो उस घर से वहाँ से निकल कर भाग जाती है। जैसे ही लड़की भागती है, इन तीनों चारों को पता चलता है। उसके बाद उस लड़की का ये पीछा करना शुरू कर देते हैं। लड़की आगे आगे थी और ये व्यक्ति पीछे पीछे होते हैं। चारों तरफ खेत ही खेत थे, जंगल था, लेकिन कोई बचाने वाला, उसकी आवाज़ों को सुनने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। इसी बीच में 2 गोलियां चलती हैं। जैसे ही लड़की के पीठ में पहली गोली लगती है, उसके बाद लड़की गिर जाती है और उसके बाद फिर एक और गोली लग जाती है, एक पीठ में और एक सीने में। 2 गोलियां लगती हैं। सलेमपुर का वो इलाका था, वहीं पर एक खेतों में कुआं होता है। वहाँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शायद गांव तक पहुँच नहीं सकती थी, इसीलिए उस लड़की को उन लोगों ने मरा हुआ समझ करके, क्योंकि वो चाहते थे कि यदि ये लड़की पकड़ी गई, यदि ये लड़की बाहर जाती है तो इनका नाम पता खुल जाएगा। इनके चेहरे ये पहचान चुकी थी और उस लड़की को उठा करके वो उस कुएं में डाल देते हैं, जो 30 फुट गहरा कुआं होता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिसको बचाने वाला ऊपर वाला होता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस लड़की को कुएं में जब गिर जाती है, जब इसको चोट भी आती है और साथ ही इसके सीने में और कमर में जो गोली लगी हुई थी, जब ये देखती है कि यहाँ से सब जा चुके हैं, यानी कि कोई अब आवाज़ नहीं थी, कोई आहट नहीं थी, तो वो वापस आने वाले नहीं थे, तब उस लड़की ने रात के 9-10 बजे के आसपास चीखना और चिल्लाना शुरू किया। लेकिन उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें किसी तक पहुंच नहीं रही थी। लेकिन जब सुबह दिन निकलता है, 6 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक बालक उस कुएं के इर्द गिर्द टहल रहा था। उस बालक उन चीखों को, उन दर्द को, कहराने की आवाज़ों को सुन रहा था कि कोई भूत है। लेकिन जब जाकर के उसने अपने चाचा से ये बात बताई, तब जाकर के उन्होंने देखा, उस लड़की को बाहर निकाला। एफआईआर यहाँ पर दर्ज होती है और फिर उस लड़की के माध्यम से उन आरोपियों तक भी पहुँचा जाता है। उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लगातार 9 साल तक ये शायद मामला अभी भी चल रहा है। बताते हैं कि अभी हाल ही में दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उन्होंने 29 अगस्त 2024 को उस रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता है कि कई साल बीत जाने के बाद भी अभी इस मामले में उन आरोपियों के खिलाफ शायद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और उन आरोपियों को कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन इस घटना के कुछ दिन के बाद जो इस लड़की का जो पिता होता है, उस लड़की के पिता ने अपने ही पत्नी पर और अपने ही बेटी पर कई तरीके के आरोप लगाए और कहा कि शायद बेटी की ही गलती रही होगी, इसीलिए वो छोड़कर किसी दूसरे महिला के साथ चला जाता है और माँ अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ पर रह जाती है। माँ के पास कुछ करने कराने के लिए था ही नहीं, इसलिए दूसरों के घरों में जाकर के वो बर्तन मारना, मेहनत करना यही करती है और साथ ही खाना बनाना, बर्तन मारना, इस तरीके का वो बाई वाला काम करती थी। लेकिन जितने पैसे थे, इसलिए बच्चे उतने ही पढ़ पाए, क्योंकि 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ पाते हैं, उसके बाद ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और वो माँ हर दिन इंतज़ार करती है कि कब उन आरोपियों को, कब उन दरिंदों को सज़ा मिल सके, क्योंकि बेटी का शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता होगा जिस दिन बेटी उस घटना को याद करके के आंसू ना निकालती हो। वो बेटी जब रोती है तो उसकी जो माँ होती है, माँ के कलेजे पर एक तरह की तीर चलती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बेटी को ना इंसाफ दिला सकती है ठीक से, और ना ही उन दरिंदों को सज़ा दिला सकी, और ना ही अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सके। इसीलिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के सामने जब वो बताती हैं तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, साथ ही उसका दिल भी वहाँ पर रोने लगता है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो वाकई में बड़ी अजीब किस्म की है। इसमें कई लोग अपराधी जो होते हैं वो आराम से यहाँ पर बचकर निकल जाते हैं और कई बेकसूर ऐसे होते हैं जो सालों साल जेल में सड़ते रहते हैं। शायद कैसे ये कानून की व्यवस्था है, कितने लोग हैं ऐसे जो आज भी न्याय के लिए भटकते हैं, जैसे कि ये एक माँ यहाँ पर भटक रही है। पता नहीं कब जाकर इसके न्याय की उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी। इसीलिए सरकार को कानून में कुछ इस तरीके के बदलाव कर देने चाहिए कि जिससे जुर्म साबुत होते ही कम से कम समय में उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा यहाँ पर मिल सके और वो कभी सलाखों से बाहर ना आ सके, क्योंकि समाज में नज़ीर पेश करना भी बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जाते जाते मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। ये थी आज की सच्ची घटना। जय हिंद, जय भारत।